बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके बाद हमारे सामीन के जहनों में जो भी सवाल हैं वो हम लेंगे। तो बहुत सबसे पहले मैं जनाब इरफान असली परी साहब से मुतमिल हूँ। देखिए, आज का पहला तो मसला ये है कि जो आपकी जो साइंस बैठी है, ये आ गई है, वो 5th जनरेशन कहलाती है। और हमारे पास तो मेरा ख्याल से 2nd जनरेशन से ज्यादा हम मिलिट्री में या जो भी साइंटिस्ट हमारे काम कर रहे हैं उससे ज्यादा ऊपर उनको अभी इदराक नहीं है। अब 5th जनरेशन जो है उसका इदराक नहीं है। दूसरी गुजारिश, आपने कहा कि बात जो है वो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अगर आर्गुमेंट हैं तो उससे ही तो चीजें जो है वो क्लियर होगी। मगर स्टेट में पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो गई कि हम इस काबिल अब नहीं रहे, चाहे हमारा सगा भाई क्यों ना हो। माजरत कीजिएगा, मैं आपका बच्चा हूँ, चूंकि आपने कहा था बच्चे को सवाल करने का मौका दे। मैं तो आपके आगे का बच्चा हूँ, लेकिन सवाल अभी तक आपने किया नहीं। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं अपने बिल्कुल आप डॉक्टर साहब की इतनी सारी बातें हैं तो मुझे बोलना पड़ रहा है कि मैं ग्राउंड रियलिटी डॉक्टर साहब की जो बात है वही असल में ये है कि भाई ये चीजें आए माशरे में, मगर माशरा ऐसा है नहीं, पोलराइजेशन आप क्या बढ़ रही है। तो मैं डॉक्टर साहब ये पूछ रहा हूँ आपसे, अब मैं सवाल ही कर रहा तो मेरे ख्याल से लोग मुझसे बात तो लंबी हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये जितनी बातें आपने की उसको हम समेट लेते हैं सबको। अब हम माशरे को और स्टेट को, ये दो चीजें हमारे जहन में आती हैं, और पोलराइजेशन, ये तीन चीजों को एड्रेस किस तरह करेंगे, बस ये बेसिक मेरा सवाल है। देखिए, असल में ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि इस पूरे प्रोसेस में स्टेट का रोल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट के कंट्रोल में होती हैं। अच्छा, स्टेट के हवाले से भी अगर आप वेस्ट को देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि तरबियत के हवाले से कि स्टेट का उसमें इतना रोल नहीं होता। ठीक है, वहाँ लोगों को रिलीजन नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में। तो हमारे यहाँ जो है वो क्लास 1 से लेके BA और BCom और BE और MBBS सबको इस्लामियात पढ़ाना ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टडी भी पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक नज़रियाती ममलिकत भी समझे जाते हैं, तो वो नज़रियात भी उनको सिखाना ज़रूरी होता है। तो हम तो अपने बच्चों को समझ लें कि एक तरह से आइडियोलॉजी पढ़ा रहे हैं ना, सिखा रहे हैं, वो तो नहीं सिखा रहे। तो हमारे यहाँ तो स्टेट की ज़रूरत ज़्यादा हो गई ना, इम्पोर्टेंट। मैंने तो आपके सामने बयान किया ना कि सबसे पतली किताब कौन सी होती है, इस्लामियात की होती है। सबसे आसान पर्चा किसका होता है, इस्लामियात का होता है। सबसे ज़्यादा नंबर किसमें मिल जाते हैं, इस्लामियात में मिल जाते हैं। तो जो बच्चा सबसे नाकारा हो क्या बन सकता है, मौलवी बन सकता है। जो इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता, उस्ताद नहीं बन सकता। अरसी में कहते हैं अला व बला बरसरे मुल्ला। जो घर का अला व बला हो उसको मुल्ला के गले में डाल दो, तो उसको मुल्ला बना देगा। तो जहाँ इनटेक ऐसा हो तो आउटपुट कैसा होगा उसका। तो स्टेट की तो बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो इन मामलात में प्लानिंग करे, और जो निज़ाम तालीम है उस निज़ाम तालीम के ज़रिए नई नस्ल की तरबियत करे। और जिस तरह लिटरेचर है, इसी तरह कल्चर है, और इसी तरह रिलीजन है। ये सब चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। ऐसे मुल्कों में जो है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, कि जहाँ पर आप ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ बहुत जिम्मेदारी है स्टेट की। जो हमारा करिकुलम है उसमें इन तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, और करने की कोशिश की जाती है। लेकिन चूँकि ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों में डिक्लाइन है, तो ये भी उसका शिकार हो रही है यार। लेकिन ये बात आपकी सही है कि वसाइल तो स्टेट के पास है ना। इसी तरह बहुत सी चीज़ों का कंट्रोल करना स्टेट के पास है, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कंट्रोल
चेक, ये रखना भी स्टेट का काम है। लेकिन इसमें भी एक बैलेंस की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि रियासत के अंदर इंसानी आज़ादी की सवाल हो जाए। बाद ममालिक में जहाँ जरा सख्ती की गई है, देखिए कोई भी स्टेट अगर अपने आप को आइडियोलॉजिकल कंट्री कहती है तो उसकी ये मजबूरी है कि वो कुछ चीजों को लाजमन बैन करेगा। संभाल लेंगे, चाय बना दी, ठीक है, चाहे वो कोई भी आइडियोलॉजी हो, जरूरी हो रिलीजियस हो। जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं उनके यहाँ जाके देखे कितनी पाबंदी है, क्योंकि वो सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो जहां आइडियोलॉजी की बात आएगी वहां पर बहुत सारी चीजों पर पाबंदियां लगाई जाती है। जब लगाई जाती है तो शोर होता है, भाई ये तो आजादी नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना एक मुश्किल काम है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि स्टेट को अपना रोल प्ले करना होगा। अमूमन जब हम सवालात शुरू करते हैं तो सीधे हाथ से शुरू करते हैं, लेकिन आज हमने खब्बे हाथ से शुरू कर दिए सवालात हैं। तो बहरहाल जनाब यूसुफ भाई से मैं मुल्तमस हूँ। बात हो रही थी चोर के हाथ काटने की, और आपने फरमाया कि इसमें फुकहा ने कोई 15 शराइत बताई हैं। यकीनन फुकहा का आपस में इख्तलाफ भी होगा, लेकिन ये 15 शराइत बताने का एक लाजमी नतीजा ये निकल रहा है कि सजा वाकई सख्त है। शायद हमें खुद भी फील हो रहा है, इसलिए हमारे फुकहा अपने पास से उन पे शराइत लगा रहे हैं। असल में देखें, किसी भी जुर्म में जो सजा का निज़ाम है ना इस्लाम में, कुछ है हुदूद और बाकी है ताज़ीरात। हुदूद कितने हैं? कोने में टोपी पहने हुए 5 हैं, 6 हैं। तो दे दो। इससे कुरान में देखेंगे 4 ही हैं, 5 कह देते हैं, 6 कह देते हैं। तो चोरी की सजा जो है ये भी हद है। तो हुदूद तो चंद है, यानी फिक्स जो सजाएं कुछ चंद ही हैं सिर्फ, बाकी ताज़ीरात हैं। तो हुदूद का इजरा उस वक्त होता है कि जब जुर्म पूरी तरह साबित हो जाए, और जब जुर्म पूरी तरह अगर साबित ना हो और उसके साथ साथ जुर्म की कैफियत और मुजरिम की कैफियत को भी सामने रखे, या जुर्म की शिद्दत और मुजरिम की कैफियत को सामने रखे, जब वो पूरी तरह मैक्सिमम रेंज में आ जाए फिर वो सजा दी जाती है, जिसको आप कहते हैं हद। अगर वो ना हो, उसमें कुछ शुकूक व शुबहात हो, ये जुर्म तो साबित हो रहा है, मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं मैं घर में खाने का नहीं था, मैं क्या करूं। हज़रत उमर के ज़माने में एक इलाके में आपको पता हो चोरी बहुत ज़्यादा हो गई, तो हाथ काटना शुरू कर दिया काजी ने। तो आपने उनसे पूछा क्यों हाथ काट रहे हो? उन्होंने कहा हमारे इलाके में खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। तो उन्होंने कहा जब तक ये शॉर्टेज पूरी नहीं होती है, ये हाथ काटने वाली सज़ा को रोक दो। और उन्होंने पाया कि स्टेट की तरफ से चीज़ें प्रोवाइड करना भी तो जिम्मेदारी है ना। अगर चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही हैं और लोग चोरी कर रहे हैं, चोरी करना एक जुर्म की जगह है, लेकिन इस बुनियाद पर आप लोगों को डिसेबल कर रहे हैं। तो अगर फर्ज करें कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो काजी जो है उसके पास ये सवाबदेही इख्तियार है कि वो हद जारी करने के बजाय ताज़ीर से काम ले और उससे कम वाली सजा दे दे। जी अहमद भाई। पाकिस्तान में लिबरलिज्म की तरफ जो भी जाते हैं वो लिबरलिज्म से जो है एथियसिज्म की तरफ चले जाते हैं। तो एक तो ये कि लिबरलिज्म और एथियसिज्म में क्या फर्क है, सेकुलरिज्म, और क्या ये पाकिस्तान के साथ मखसूस है? जो भी लिबरल होता है वो पता चलता है वो एथियसिज्म की तरफ चला जाता है, और या पूरी दुनिया में इसी तरह से चल रहा है। तो लिबरलिज्म असल में है क्या? देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है, ये सब चीज़ें दुनिया भर में है। ठीक है, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें पाकिस्तान में वास्ता पड़ता है। एथीज़म जो है इट्स टोटली डिफरेंट, ये इल्हाद है। इसका मतलब ये है कि इंसान किसी खुदा, किसी मज़हब, किसी आखिरत, किसी आसमानी किताब पर ईमान ना रख के सबका इनकार कर दे। ठीक है, ये है इल्हाद, एथीज़म। लेकिन लिबरलिज्म या सेकुलरिज्म जो है ये इल्हाद नहीं है।
सेकुलरिज्म जो है वो रिलीजन के बारे में एक अप्रोच है, सेकुलर अप्रोच। ठीक है, हमारे वो उस्ताद थे, वो कहते थे यार मैं भी नमाज पढ़ता हूँ सेकुलर होने का मतलब ये नहीं कि इंसान बेदीन हो जाता है। तो ये हकीकत है कि सेकुलर होने का मतलब बेदीन होना नहीं है। सेकुलरिज्म एक रिलीजियस अप्रोच का नाम है। उसके मुताबिक ये है कि रिलीजन जो है, ये जैसे जिस दीगर मज़ाहिब के बारे में मैंने बताया ना कि हिंदुइज्म है या क्रिश्चियनिटी है, तो उसमें मजहब क्या है? मजहब सिर्फ इंसान और खुदा के दरमियान एक रूहानी राब्ते का जरिया है, या कुछ अखलाकियात हैं, या कुछ वजूद या हुकूक व फराइज़ हैं, आदाब हैं, माशरती आदाब हैं। बाकी उनका तस्वुर ये है कि स्टेट का कोई मजहब नहीं होता। ठीक है, तो स्टेट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, द इकोनॉमी हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। मईशत का कोई मजहब नहीं होता। ये इस सेकुलरिज्म है, और आपके मुल्क में यही चल रहा है। आज के मुल्क में यही चल रहा है। आप जब अपनी पॉलिसीज बनाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो आप जो है वो रिलीजन बेस्ड नहीं बनाते। आप देखते हैं कि आप कुछ को आपकी रियासत चल किस तरह सकते हैं कामयाबी के साथ, बस ये देखते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये इसको आप मुल्हिद नहीं कर सकते। इनको ये कह रहे हैं कि इनका रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है, अप्रोच जो है वो सेकुलर है असल में। तो हर सेकुलर जो है वो मुल्हिद नहीं होता। और मुमकिन है कि आगे चल के वो कभी हो जाए, तो एक अलग बात है। जी, देखिए इस्लाम के बाद अगर सबसे कंप्रिहेंसिव कोई रिलीजन है तो वो जुडाइज्म है, यहूदियत है। इस्लाम के बाद अगर किसी के पास कोई सिस्टम है तो वो यहूदी है, क्रिश्चियंस नहीं है। तादाद क्रिश्चियंस की ज्यादा है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के पास कोई कंप्रिहेंसिव कोड ऑफ लाइफ नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के नाम पे जो कुछ उनके पास है वो सिवाय कुछ अखलाकियात के, इसके अलावा कुछ और है नहीं। जी मंसूर भाई, अभी सीधे हाथ वालों का नंबर आएगा तो आपका नंबर सबसे पहले आएगा। सर, आपकी गुफ्तगू में दो सवाल मेरे ज़हन में आए थे। एक ये है कि आपने कहा कि तस्कीर कायनात को कोई रोक नहीं सकता। जब इंसान आया तो उसने पूरी कायनात को समेटता हुआ वहदत की शक्ल अख्तियार कर लिया, तो उसने कायनात को तस्कीर करना शुरू कर दिया। इस्लाम भी इसी तरह ही आया था, उसने कायनात को तस्कीर करने का अमल रखा था, लेकिन जो वक्त गुजरता गया हम देखते हैं कि तस्कीर कायनात के बजाय वो मखलूकियत की तरफ चला। दूसरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा तकवे की बुनियाद, कैसे पता चले कि बोलने वाला मुत्तकी है, या कैसे पता चले कि वो जो खुद इंसान मुत्तकी हो गया? देखिए, यहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है कि इस्लाम ने इसी तरह शुरू किया और फिर पीछे रह गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने ये अर्ज किया कि ये जो काम है ना, पानी जिसको हम कहते हैं सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट, तमद्दुनी तरक्की, तो तमद्दुनी तरक्की जो है ये किसी कौम के मीरास नहीं, ये एक इंसानी तरक्की का एक कारवान है जो चलता चला जा रहा है। उसमें कौमें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। इस्लाम से पहले भी तो कौमें करती थी ना। सारे उलूम मुसलमानों ने खुद तो इजाद नहीं किए ना, मुसलमानों ने बहुत सारे उलूम दीगर कौमों से भी लिए, तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। रोमन्स ने किया, ग्रीक्स ने किया, मुसलमानों ने किया। तो तस्खीर कायनात अगर मुसलमान कर रहे थे तो अच्छी बात है, जब तक करते रहे। अब जब आपके हाथ से ये चीज निकल गई, क्यों निकली ये पूरी कहानी है। हाँ, उसका रूहानी पहलू वो दूसरा सवाल है ना। पहले सवाल की बात कर रहा हूँ कि हम मुसलमान अगर पीछे रह गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर रुक गया है। ये नहीं रुकेगा और ये चलता रहेगा। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कर लें, नहीं कर सकेंगे कोई बात नहीं, कोई और कौम आगे आ जाएगी, वो कर लेगी। आप पीछे रह गए, दूसरे लोग आ गए, आप दोबारा आगे बढ़े, दोबारा आप अपने हाथ में ले लें।
एक गाड़ी है, वो एक बस है, वो चल पड़ी है, आप पीछे रह गए। अब वो बस आपके लिए रुकेगी नहीं, आपको बस को पकड़ना है, आप भाग के जाएं, रफ्तार अपनी बढ़ाएं, पकड़ लें उसको, चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं। बाकी ये है कि जहां तक तकवा का ताल्लुक है, हमें सामने वाले को जज करने की जरूरत नहीं है। हमारी ड्यूटी ये नहीं है कि हम ये देखें सामने वाला कितना मुत्तकी है। हमें तो अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे अंदर वो चीज है या नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ जो है वो इस तरह है कि जी हमें ये तो नहीं पता कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, सामने वाले का पता है कि वो जरूर जहन्नम में जाएगा। तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। ये इसके बारे में हुस्न ज़न से काम लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह। अच्छा, सवाल से मुतमईन करना हमारे मुकर्रर का काम नहीं। आप मुतमईन हो जाएं अच्छा है, वरना अपनी जुस्तजू जारी रखें। माशरे में और भी बहुत से लोग हैं, आप बाद में भी हमारे मुकर्रर से मिल सकती हैं, बात कर सकती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। शुक्रिया। जी वाला मेरा सवाल हमेशा वही होता है, जो है आपने वैसे मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि आपने इंसान की बात की, आपने मर्द और औरत को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। तो अब मुझे ना जिस तरह जो है हम लोगों ने औरत का जो किरदार माशरे में बना दिया है, जदीद जहन के शुकुर, जब तक माओं के ही शुकुर नहीं क्लियर होंगे, उनकी स्ट्रॉन्ग हैसियत नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो वो कैसे दूर करेंगी जेन ज़ी जनरेशन को? कैसे इसको, इस चैलेंज को कैसे फेस किया जा सकता है? इसमें क्या है, हम किस तरह पर्दे को डिफाइन कर सकते हैं? इंडिया का जो कल्चर आया था, किसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में जो औरतों को कर दिया है, मतलब बहुत सारा ना, मतलब हमें लगता है बहुत सारी औरतों को लगता है अगर इंसान के औरत जो है वो पिसी भी है या औरत मजलूम है, और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता भी है कि अगर मेरे वालिद नहीं होते ब्रॉड माइंड तो शायद मैं नहीं होती पढ़ी लिखी। तो कंजर्वेटिव सोच को किस तरह, मतलब औरत का किरदार है ना माँ ही कर सकती है ना सबसे ज्यादा, तो किस तरह ये किस तरह एड्रेस होगा? तो देखें, जो इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात होती है और शुबहात की बात हो रही है, उसमें एक मेजर पोर्शन जो है उसका ताल्लुक ख़वातीन के इश्यूज से है। मेजर, मैंने इत्तेफाक से कोई मिसाल नहीं दी, और आपने सवाल कर लिया है तो आप बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ कि मेजर आप देखें कि इश्यूज जो है वो ख़वातीन के हवाले से हैं। और उसमें यही होता है जो मैंने कहा ना कि वेस्टर्न वैल्यूज़ हमारे जहन में है और हम इस्लाम का मुताला कर रहे हैं। तो मसलन ख़वातीन के हवाले से जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, वो कहते हैं ये क्या बात हो गई कि कानून शहादत, कानून विरासत, ये तो बड़ा टारगेट बनता है। तो ये वही बात है। अच्छा, एक चीज़ और मैं अर्ज़ करूँ कि एक सवाल कोई करता है तो ये देखना होता है कि ये सवाल करने वाला कौन है, आया मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान ये सवाल कर ले अगर कि इस्लाम में विरासत का जो कानून है उसमें मर्दों को डबल क्यों मिलता है औरत के मुकाबले में, ये सवाल फर्ज करें किसी मुसलमान ने किया, तो आप उसके जवाब में ये कह सकते हैं कि ये जो विरासत की तकसीम है इसका फार्मूला कुरान करीम में आ गया है। कुरान में इसी तो ना लगा 10% जो भी है ना, सब चीज नहीं, सब चीज तो कुरान करीम के अंदर ये चीज़ आ गई है। अब अगर फर्ज करें एक मुसलमान को ये बता दिया जाए कि मतलब कुरान करीम में सूरह निसा नंबर फला में ये बात लिखी हुई है, तो एक मुसलमान क्या कहेगा? कहेगा आमन्ना व सद्दक़ना, कुरान में एक चीज़ आ गई है, दैट्स ऑल, अल्लाह का हुक्म आ गया है। या आगे बढ़ के कहेंगे अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया है। ठीक है, तो एक मुसलमान के लिए ये काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान ये समझता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, जो भी तो मुसलमान है वो, उसके लिए ये जवाब काफ़ी होना चाहिए। लेकिन एक गैर मुस्लिम आगे बढ़ के ये सवाल करता है कि जी आपके मजहब में ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? फिर हम उसको ये आयत नहीं सुनाएंगे, फिर हम उसको ये नहीं बताएंगे कि सूरह निसा में लिखा हुआ है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि इस्लाम का माशरती निज़ाम क्या है, इस्लामी सोसाइटी के अंदर मर्द और औरत का रोल क्या है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी, उसके मुताबिक जो है वो विरासत का कानून है या शहादत का कानून है, जो भी है।
तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे सवालात हैं जिनका ताल्लुक खवातीन और उनके इश्यूज से हैं। तो खवातीन के अंदर अवेयरनेस जरूरी है। एक लड़की इसलिए पर्दा करती है कि उसके अब्बा ने कहा बुर्का पहनो, बुर्का पहन लिया उसने, चलो शादी हो गई, शौहर ने कहा उतार दो, उतार दिया। ना पहनते वक्त कोई शऊर के साथ उसने पहना, ना उतारते वक्त शऊर के साथ उतारा। तो उसको ये समझाया नहीं गया है कि ये जो तुम कर रही हो क्यों कर रही हो। ये चीज उसको समझा कर अगर बताया जाए। एक अमेरिका के एक स्कूल में एक टीचर ने एक बच्ची से पूछा, व्हाई डू यू वेयर दिस हेड स्कार्फ? उसने कहा कि मुसलमान लड़की, उसने कहा कि चर्च में आपने वो तस्वीर देखी है मैरी की, वो जो पहनती है वो चीज है जिस हेड स्कार्फ। जो मैरी की तस्वीर है हजरत मरियम की चर्च में लगी हुई, वो ये चीज पहनती है वो। ठीक है, तो उसने वो जवाब दिया उसको। तो ये शऊर के साथ, आगही के साथ, बसीरत के साथ अगर उसकी तरबियत की जाएगी तो वो जो अमल भी अंजाम देगा, लड़का हो या लड़की, तो वो चीज कारआमद होगी। वरना फिर यही होगा, 2 सवाल 3 सवाल किसी से कर ले, बैठेंगे। ठीक, अब मैं अनवर भाई जो खब्बे हाथ, हमारे मजहबी लिटरेचर में कई बातें ऐसी हैं जो कुरान के खिलाफ हैं, साइंस के खिलाफ हैं, अकल के खिलाफ हैं, और इससे जदीद अब जदीद नहीं रहा तुम्हारा ज़हन। तो इसका इजाला किस तरह किया जा सकता है? मसलन कई बातें भरी पड़ी हैं हमारे मजहबी लिटरेचर में। मैं कोई 2 मिसालें दें तो मैं ज़्यादा अभी चोर का हाथ काटने की बात हुई, मतलब ये फिजिकल नहीं है, मतलब ये कि पता का मतलब होता है इसको रोक देना, यानी कि इसको आप रोक दें उसके काम से, उसको मतलब वहाँ पे वो फिजिकल नहीं है वहाँ पे। इस तरह की एक छोटी सी मिसाल है, और भी कई मिसालें हैं। ये तो देखिए इंटरप्रिटेशन हो सकती है ना, ये तो किसी की इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि आपने पसंद एक हुक्म है कुरान के अंदर आया है, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, ये है ना कि चोर मर्द हो या औरत हाथ काट दो। अब फ़क़्तऊ बस हाथ काट दो, तो ये तो बहुत क्लियर है ना। 1500 साल में पता नहीं 1500 तफासिर लिखी गई हैं, सारे मुफस्सिरीन ने इसका यही मतलब लिया है। आज आकर ये कहता है नहीं, फ़क़्तऊ का मतलब चॉप ऑफ नहीं है, इसका मतलब जो है वो कुछ और है, रोक दो। तो ये तो एक न्यू इंटरप्रिटेशन हो जाएगी ना, उसके लिए जस्टिफिकेशन चाहिए होगी। एक टेक्निकल टर्म में जब बात करते हैं तो जब भी कोई आयत होती है, कोई हदीस होती है, उसका वो माना जो आम माना है वही लिया जाता है हमेशा। अगर कोई खास माना लिया जाएगा तो उसके लिए करीना चाहिए होता है। ठीक है, आम माना। बाद मज़ाहिब इसी तरह बने, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी इसी तरह तफसीर किया करता है, खातमुन नबीयीन का मतलब ये नहीं है ये। तो अगर तो इस तरह की इंटरप्रिटेशन को ले लिया जाए, और ये लिया है बहुत से लोगों ने, इस पर तफसीर भी लिखी गई है, लेकिन वो चीज़ जो है वो पजीराई हासिल नहीं कर सकी। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि बजाय इसके कि हाथ काटा जाए, आप तरबियत करें, माहौल ऐसा फराहम करें, लोग चोरी ना करें, कम से कम करें। और फिर मैंने अर्ज़ किया कि देखें, ये तो है भी नहीं कि चोर को पकड़ा और हाथ काट दिया। उस किसी भी जुर्म में हाथ काटना, संसार करना, अब संसार करना मामूली सज़ा तो नहीं है ना। 4 गवाह चाहिए उसके लिए, जिसने अपनी आंख से इस अमल को देखा हो। कहाँ से मिलेंगे 4 गवाह? तो बात यह है कि ये सजाएं हैं ज़रूर, लेकिन ये उस माशरे के लिए हैं कि जिस माशरे में आपने लोगों को तालीम के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए एक अच्छा इंसान बनने का मौका फराहम किया। ये सारी आयतें जो हैं वो मदीने में क्यों नाजिल हुई, मक्के में क्यों नाजिल नहीं हुई? इस्लाम तो एक ही है ना, पैगम्बर इस्लाम तो एक ही है। तबलीग तो उन्होंने मक्के से शुरू की, 13 साल तो आप मक्के में रहे, 10 साल मदीने में रहे।
ये सारे अहकाम मदीने में क्यों आए, मक्के में क्यों नहीं आ गए? इसलिए कि मक्के में वो माहौल था नहीं। मक्के में ना तरबियत का वो माहौल था, ना मक्के का कंट्रोल हुजूर के हाथ में था, ना अमर और नहीं का वो निज़ाम था, ना तालीम और तरबियत का वो निज़ाम था। वो सब मुशरिकीन के हाथों में था। जब आप मदीने में तशरीफ लाए, जब आपने एक इस्लामी माशरा कायम किया जिसको आप मदनी रियासत कहते हैं, तो फिर ये सारे अहकाम आए। तो एक ऐसा माशरा जिसके अंदर तालीम का निज़ाम हो, तरबियत का निज़ाम हो, लोगों को मौके फराहम किए जाएं कि वो एक नेक इंसान, एक अच्छे इंसान बनकर रहे, और फिर उस सोसाइटी में जो शख्स करप्शन करे उसको पनिशमेंट दी जाएगी, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। हर शख्स को सजा नहीं मिलती, ना मिल सकती, असल सजा तो आखिरत में, लेकिन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाएगी। वो सजा सख्त लग रही होगी आपको, है सजा सख्त, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन वो चंद लोगों को मिलेगी, वो चंद लोगों को मिलेगी, सबको नहीं हाथ काटना पड़ेगा। अगर आप आज शुरू कर दें हर चोर का हार काटना है, ठीक है, कोई सैकड़ों में चुरा रहा है, कोई हजारों में चुरा रहा है, कोई लाखों में चुरा रहा है, कोई पाकिस्तानी करेंसी में चुरा रहा है, कोई डॉलरों में चुरा रहा है, कोई बिजली के कुंडे में तार डाल रहा है, कोई बस का किराया मार रहा है, कोई दफ्तर में जाली बिल जमा करा रहा है, कोई सबके हाथ काटते रहे, पूरे शहर में आपको टुंडे नजर आएंगे, हाथ वाला कोई नजर आएगा ही नहीं। डॉक्टर साहब और बहुत से लोगों के सवालात हैं, नहीं इससे पहले अब मैं सीधे हाथ वालों की तरफ आता हूँ। उल्टे हाथ वालों ने सारा वक्त ले लिया है। बहरहाल तो मैं मोहतरम जनाब सलमान सरवत साहब से बहुत शुक्रिया तारिक साहब कि आप दाएं बाजू की तरफ आए। डॉक्टर साहब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपका लेक्चर था और उसमें आपने 18वीं सदी और 19वीं सदी से बात शुरू की। ये जो मौजू पढ़ के मेरे जहन में जो बात आई थी वो ये थी कि असर हाजिर ये जो शकुबात है, हम इस पे गुफ्तगू करेंगे और स्पेसिफिक हो गया, लेकिन आपने इसको बहुत जर्नलाइज वे में जो है बात की, तो थोड़ी सी तशनगी महसूस हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस टॉपिक में माबाद जदीदियत कर लें इसे, क्योंकि जदीद जहन से आगे की बात हो गई है, मामला जो है ना नेव नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो माबाद जदीद है ये मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये पोस्ट पॉजिटिविज्म भी है। तो आपने जो एक प्रेमिसेस कायम किया था कि साइंस को ये नस्ल जो है हर्फ आखिर समझती है, ऐसा नहीं है। साइंस को ये नस्ल हर्फ आखिर नहीं समझती क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविज्म में है। इसी तरीके से आपने कहा कि जो है वाइट सुप्रीमेसी की बात की। वाइट सुप्रीमेसी भी जो है ना इस जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले वाली जनरेशन का था। वो डिकोलोनियल थॉट की जो है और वो समझती है कि हर कल्चर जो है वो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। अब मसला ये है कि साइंस जिस नहज पे आ गई है और इंफॉर्मेशन एज में बच्चा जितना एक्सपोज हो रहा है तो उसके सवाल बहुत स्पेसिफिक हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। मैं मिसाल दूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये मेरे बराबर में समीर बैठे हैं, इनके बेटे ने इनसे एक सवाल किया कि बाबा ये बताइए कि ये जो आसमान अल्लाह ताला ने बगैर सुतूनों के खड़ा करा है ये कहाँ है? ये रहा ऊपर। नहीं ये बाबा ये तो हमारी हद नजर है। ठीक है, इसी तरीके से एक दफा मेरे बेटे ने सवाल किया कि बाबा ये जो हिस्ट्री है हम इस्लाम इंसान की हिस्ट्री, तो साइंस में तो हमें पढ़ाया जाता है कि पहला इंसान जो गार का था वो 60,000 साल पुराना था, फिर इस तरीके से आगे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, फिर तहजीब आई। लेकिन अगर हम ये जो मैंने कुरान का मैं क्योंकि एक बात और यहाँ पे बता दूं कि ये जनरेशन जो है वो कुरान पढ़ती है, इसमें ज्यादा बारिश लोग आपको नजर आएंगे, बच्चे जो यंग होते हैं। ये तो मतलब स्कूल के बाद जो है वो मदरसे भी जाते हैं या कोई ना कोई हिसाब उनका वो होता है और मायनों के साथ पढ़ रहे होते हैं। तो जब वो ये सवाल करते हैं कि हमें 5,000 साल से पुरानी जो है वो कोई मतलब वो मिलती नहीं है हिस्ट्री रिलीजन में, तो इसको हम कैसे रिकंसाइल करें? सवाल तो इस किस्म के जो है नौइयत इख्तियार कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या है? देखिए पूरा लेक्चर आपने नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात आपने की।
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो मौजू है ये एक गोल मोल सा मौजू है, शुकूक शुबहात जनरेट होना। आज की नशिस्त का मकसद ये नहीं है कि उन तमाम शुबहात का मैं जवाब दूं, क्योंकि ये जो शुबहात है ना, ये एक एक इशू है। मसलन फर्ज करेंगे 25 शुबहात, सैयद कुतुब ने मसलन 25 चैप्टर्स बना दिए, तो अगर 25 शुबहात है तो उसके लिए 25 लेक्चर्स चाहिए कि हर शुबहे का एक जवाब होगा ना। तो मैं जो बात कर रहा हूँ जनरल, वो इसलिए कि एक जनरल मैंने बात की कि शुबहात का आगाज आज से नहीं हुआ, ये 19th सेंचुरी से या उससे पहले से शुरू हो गया, होते होते वो यहाँ तक पहुंचा। उस शुबहात की मैंने कुछ मिसालें दी आपको, सबका जवाब भी मैं नहीं दे सकता, सबका जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैंने नहीं कहा कि आज की जनरेशन ये कह रही है कि साइंस हर आखिर है। मैं कह रहा हूँ एक रीजन जो मेरे पॉइंट बने हुए हैं, उसमें सबसे पहला रीजन क्या है कि साइंस के बारे में एक मुबालगा आराई सब लोग नहीं कर रहे, लेकिन पहला नुक्ता ही मेरा ये है कि साइंस की तरक्की के बारे में एक मुबालगा आराई। बल्कि एक जुमला और मैं कहता हूँ बाज़ औक़ात इसके साथ कि ये मुबालगा आराई वो लोग ज़्यादा करते हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी नहीं है, ज़्यादा साइंस से वो मुतासिर है जिन्होंने साइंस पढ़ी नहीं है। वो ये समझते हैं कि साइंस ने शायद हर सवाल का जवाब दे दिया है, हालांकि ऐसा है नहीं। और जो साइंस के तालिब इल्म हैं वो जानते हैं कि साइंस के पास हर सवाल का जवाब नहीं है। तो बाकी जहाँ तक फिलोसफिकल एस्पेक्ट का ताल्लुक है कि एक मॉडर्निज्म आया, फिर एक पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया और चीज़ों को देखने के नए नए पैराडाइम्स वजूद में आ गए, उसके अंदर जो है वो साइंटिफिक अप्रोच आ गई। साइंटिफिक अप्रोच इज समथिंग डिफरेंट देन साइंस। तो एक साइंटिफिक अप्रोच होती है, तो उसके साथ चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो आज का जो एक बच्चा है ना, उसके जहन में जो सवालात आ रहे हैं वो कई तरह के सवालात हैं। अगर वो सवालात फर्ज करें साइंस से मुताल्लिक है, नहीं आई मीन नेचर से मुताल्लिक है, जैसे आपने मिसाल दी कि वो नेचर से मुताल्लिक है, तो वो सवालात जो नेचर से मुताल्लिक हैं उनको साइंस एड्रेस करेगी, उनको रिलीजन एड्रेस नहीं करेगा, ठीक है। अगर बच्चा पूछ रहा है मसलन ये आसमान क्या है, इसकी हकीकत क्या है, तो ये तो साइंस बताएगी कि आसमान की हकीकत क्या है। तो साइंस ने इसका जवाब जितना भी साइंस दे सकती है उसने दिया होगा। हाँ, पेचीदा सवाल वो है जो आपने दूसरी तरफ इशारा किया कि जी हम तो कहते हैं पहला इंसान जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और आदम अलैहिस्सलाम जो है वो 6000 साल पहले के होंगे, और हमें ये बताया जाता है कि ऐसे फॉसिल्स हैं कि जो 15 लाख साल पुराने दरियाफ्त हो गए, ठीक है, और वो इंसानी शक्ल के हैं या जो भी उसका मतलब वो है, या मसलन जो आपने कहा कि गार में इंसान रहता था। ये इसको एक दूसरे के साथ लिंक करना कि इसकी जस्टिफिकेशन कि कुरान अगर आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर रहा है और आदम अलैहिस्सलाम को इस रूए ज़मीन का पहला इंसान करार दे रहा है, और एक साइंटिस्ट ये कह रहा है, और यही एथीस्ट भी इन्हीं चीज़ों को इशू बनाते हैं कि देखो तुम्हारे मजहब में, तुम्हारे क्या सारे मजहब में, क्रिश्चियनिटी में भी यही है, जुडाइज्म में भी यही है, आदम अलैहिस्सलाम 8000 साल पुराने हो गए, चलो, लेकिन इंसान तो ये फॉसिल्स। अब देखिए, फिर आपको वहाँ पर बहुत मुश्किल काम है कि आपको मालूम करना होगा कि ये फॉसिल्स क्या हैं, इनकी हकीकत क्या है, इन पर जो रिसर्च होती है उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, क्या वाकई ये इंसान के हैं या इंसान नुमा कोई और मखलूक के हैं, क्या इस तरह के कोई प्रोविज़न आपको रिलीजियस लिटरेचर में कहीं मिलता है कि इंसान से पहले भी इस पूरे ज़मीन पर कोई मखलूक रही हो। जो मुश्किल काम है वो ये है कि आपके जो पुराने मेथड्स हैं दलाइल देने के, टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो जो इल्म कलाम के जो आपके पुराने उसूल हैं वो आउटडेट हो गए हैं, उनसे आप जदीद इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। असल में जो आपका सवाल है ना वो खुद पूरा एक लेक्चर का मुताबिक है। सवाल के बारे में कहा गया सवाल मिफ्ताहुल इल्म, सवाल जो है वो इल्म की चाबी है, कुंजी चाबी। अब मैं नईम समीर साहब से
अच्छा नहीं, मेरा मतलब यही था कि जिस तरह आपने बयान किया, अच्छा मैं मौजू के एतबार से ना मेरे जहन में भी इसी तरह का था कि जदीद जहन, क्योंकि मेरे भी बच्चे बहुत छोटे हैं, तो जदीद जहन के एतबार से हम उसको कल्चरल देखेंगे और किस तरह उनकी तरबियत हो रही है, लेकिन आपने इसको बहुत स्पेसिफिक कर दिया मजहब पर ना, आपकी सारी गुफ्तगू टोटली वो मजहब पर आई कि वो शकूक व शुबहात। अच्छा अगर हम मजहब की भी बात करें ना, तो देखिए आज का जो बच्चा है ना, जैसे कभी सलमान ने बताया, हम डिस्कस करते रहते हैं वो बच्चों की सारी चीजें, तो आज का बच्चा उसको ये लगता है कि वो जो उसकी लर्निंग है, जो निसाब है, वो जिस तरह चल रहा है, उसे ये लग रहा है कि वो तो हक की तरफ हक जानना चाहता है, वो जानना चाहता है कि सच क्या है। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं सबसे बड़ी लर्निंग जो ना एनवायरमेंटल लर्निंग होती है, वो कहते हैं अक्ल बादाम खाने से नहीं लात खाने से आती है। तो एनवायरमेंटल लर्निंग में ग्लोबल विलेज जब दुनिया बन चुकी है, तो वो सारी जगह से एक इल्म ले रहा है और उसके मुताबिक चल रहा है। तो जो आपने कहा ना कि उसके जहन में ये एथियस्ट और ये मामला, तो देखिए ज्यादातर एग्नोस्टिक की है, एथियस्ट की नहीं है। जो अभी कंफ्यूज है वही शकूक शुबात जो है वो भी कंफ्यूज है। तो सबसे पहली चीज जो है ना, इंसान फितरी तौर पर अपने ऊपर गौर करता है, अपनी तख्लीक पर गौर करता है, तो उसको पहला सवाल ये होता है, तो नजरिया तख्लीक, ठीक है, और फिर नजरिया तख्लीक या फिर इर्तिका। तो हमारे पास नजरिया तख्लीक के दो ही है कि या तो उलूही तख्लीक है या तो फिर इर्तिकाई निज़ाम। तो जब वो उलूही जो अल्लाह की तरफ से तख्लीक है उसमें उसको इल्हाम मिलता है, जबकि जो नजरिया इर्तिका बोल के उसके भी तो मेरा सवाल ये है कि आप जब साइंटिफिक इस उसमें कि जो ठीक है आप जो तस्करा कर रहे हैं होमोसेपियंस वगैरह सारे उसके फॉसिल्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वो उसको कैसे एड्रेस करेंगे, कि किस तरह उसको बताएंगे? उसका इल्म उसकी तरबियत तो उसको लॉजिक दे रही है, मंतिक दे रही है, दूसरी तरफ उसको सिर्फ एतकाद की मंजिल पर चलना है, तो उसके लिए मुश्किल मरहला है, कैसे कवर करेगा? सबसे मुश्किल मरहला तो यही है कि वो अगर बात करना चाह रहे हैं तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं और मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वो आउटडेट होता जा रहा है, हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जब भी बात यहाँ तक पहुंची है, पहले मरहले पर आप किसी को मशकूक करते हैं ना एकदम, तो उसको बेदीन नहीं बना सकते। इफ यू कैन नॉट कन्विंस देन कंफ्यूज करके छोड़ दें। आपके उसके दिमाग में दो चार ऐसे सवाल डाल दें, खुद ही सोचता रहेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता वो कंफ्यूज होता रहेगा, फिर उसके बाद दूर हो जाएगा। तो ये बाकायदा मराहिल हैं। तो इस पर जिस तरह से काम हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है वो अनफॉर्चुनेटली इनएफेक्टिव है। वो उस बात की मैंने कुछ मिसालें दी आपको, सबका जवाब भी मैं नहीं दे सकता, सबका जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैंने नहीं कहा कि आज की जनरेशन ये कह रही है कि साइंस हर आखिर है। मैं कह रहा हूँ एक रीजन जो मेरे पॉइंट बने हुए हैं उसमें सबसे पहला रीजन क्या है कि साइंस के बारे में एक मुबालगा आ रही, सब लोग नहीं कर रहे, लेकिन पहला नुक्ता ही मेरा ये है कि साइंस की तरक्की के बारे में एक मुबालगा आ रही। बल्कि एक जुमला और मैं कहता हूँ बाज़ औक़ात इसके साथ कि ये मुबालगा आ रहा है वो लोग ज्यादा करते हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी नहीं, ज्यादा साइंस से वो मुतासिर है जिन्होंने साइंस पढ़ी नहीं है। वो ये समझते हैं कि साइंस ने शायद हर सवाल का जवाब दे दिया है, हालांकि ऐसा है नहीं। और जो साइंस के तालिब इल्म हैं वो जानते हैं कि साइंस के पास हर सवाल का जवाब नहीं है। तो बाकी जहाँ तक फिलोसफिकल एस्पेक्ट का ताल्लुक है कि मॉडर्निज्म आया, फिर एक पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया और चीज़ों को देखने के नए नए पैराडाइम्स वजूद में आ गए, उसके मुबल्लिगीन, ये एक हकीकत है जिसका एतराफ़ करना चाहिए। आज बैठने का एक मकसद ये भी है कि हम ये सोचें कि हमें कुछ करना चाहिए, कैसे एड्रेस करेंगे इन चीज़ों को। कब तक आप अपने वो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को इस्तेमाल करके आप खामोश करा देंगे, माइक छीन लेंगे। अच्छा, वक्त बहुत महदूद है और माइक छीनने का वक्त आ चुका है और 3 अफराद हैं। अब अभी भी लोग सवाल के लिए जिन्होंने अब उठाया है मैं उनको मौका नहीं दे सकता। वसीम भाई, मोहम्मद अली भाई और जावेद भाई,
तो मैं कहूँगा सवाल करें बहुत मुख्तसर, और जवाब भी डॉक्टर साहब मुख्तसर दीजिए क्योंकि वक्त हमारा पास ओवर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत लेक्चर था आपका और सुन के काफी मालूमात भी हासिल हुई है, और जो सवाल मैं करना चाह रहा था वो सवाल हो भी चुके हैं। लेकिन इस्लामी सजाएं जो है ना वो दी जाती हैं, वो इबरत के लिए दी जाती हैं। अगर इबरत के लिए थे, अगर कोई चोर, जैसे आपने कहा था कि चोर साबित सर सवाल कर लो बस। काटा जाएगा, लेकिन अगर चोर का हाथ काटा जाएगा, किसी बीच चौराहे पर ले जाके काटा जाए, उसको तस्लीम कर ले कि मैंने चोरी की है, तो वो फिर बाकी उस इलाके के अंदर चोरी खुद ब खुद कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। इसी दूसरी सजाएं भी इसी तरह से है, वो तस्लीम कर ले, करने के बाद जो तस्लीम कर लेता है सजा दी जाएगी, तो वो खुद ब खुद लोगों पे कमी आ जाएगी। इस हवाले से बस मैंने बात करनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब, आज हमारे अतराफ में जो नई इजादात हो रही हैं वो भी एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके बेसिस बनने की कोशिश। हबल टेलीस्कोप से लेके आप आर्टिफिशियल इतनी ज्यादा तरक्की हो रही है हर फील्ड के अंदर। तो कोशिश करूंगा सम कर दूं। यही था कि आपके फिलोसफर्स एक सोचते थे कि इंसान जानते जाएगा, उसके ऊपर फिर आपके अदीब शोरा लिख रहे होते थे, फिर वो चीज बस अब आने वाले हैं, बस फिजिकल शक्ल में आती थी, उसपे रेगुलेटर्स आते थे और उसके बाद उसकी इख्तिलाफियत होती। आज ये सारा पूरा साइकिल चेंज हो चुका है। इजादात इतनी तेजी से हो रही है, फिलोसफर्स के सोचने से पहले इजादात हो जाती है, और उसके ऊपर लेजिस्लेटर भी काम नहीं कर पाता, उसके ऊपर इख्तिलाफियत भी नहीं बन पाती। तो जहनों में इतनी इतने सवालात और इतना बड़ा इम्बैलेंस सोसाइटी का कि एक तरफ तो इंतहा हो गई इजादात की, दूसरी तरफ हमने कुछ किया ही नहीं। सवाल कर लो मोहम्मद अली, सवाल कर लो। क्वेश्चन इज कि इसको आप किस निगाह से देख रहे हैं, कैसे ये बैलेंस आता है? तो देखें, जाहिर है कि हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान जो है वो तमद्दुनी तरक्की में पीछे रह गए। आपके पास ऑप्शन है ही नहीं ना, ये काम आप कर ही नहीं रहे। इजादात तो कहीं और हो रही है। उन्होंने बिहेव किया है कि जो इजादात कर रहे हैं करें यार, आप छोड़ें, वही ऐसा होता है यार, उसके जो है वो पैरामीटर सेट कर रहे हैं, वही उसके अखलाकियात का तायुन कर रहे रंग के लोग आते हैं। ठीक है, फर्ज करें एक जमाने में ह्यूमन क्लोनिंग की बात आई थी, तो आपने तो नहीं की ना। तो जिन लोगों ने ह्यूमन क्लोनिंग की बात की, उन्होंने उसके लिए कुछ एथिकल बाउंड्री सेट कर दी कि भाई ये जो है वो सही नहीं है, और वही उन्होंने बैन किया। उन्होंने खुद ही किया और खुद ही बैन किया। तो जिस जमाने में आपके हाथ में चीजें थी, जब आप फैसले किया करते थे, जब आप इजाज़त करते थे, जब आप रूल कर रहे थे, तो जो रूल्स ऑफ गेम्स है वो आप बना रहे थे। अब तो आपके पास नहीं है, ये तो आपका अलम ही है। अब आप तो किसी और तरफ देखते हैं। तो जो लोग इस पूरे गेम के असल में चैंपियन हैं वही करेंगे। हमें तो एक्चुअली अपनी उस सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की जरूरत है कि आप किसी पोजीशन में आए कि आप कुछ इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, फिर आप कुछ रूल सेट कर सकेंगे। अभी तो चीजें अभी तो ये है कि जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। मुश्किल काम इस वक्त आपके लिए ही है। अजान बोले। मेरा नाम जावेद सिद्दीकी है। जो टॉपिक है ज़हन की शुबा, तो बुनियादी तौर पे मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, सिर्फ एक लाइन है शुबा मेरा सवाल कि शुबा को शुबा इसलिए भी पैदा होते हैं कि कंट्रडिक्शन होता है बयान। जैसे आपने फरमाया कि स्पेन में मुसलमान बहस कर रहे थे कि सुई की टिप पर जो है वो फरिश्ते, तो क्या ये हकीकत नहीं है? सवाल मेरा, क्या ये हकीकत नहीं है कि बगदाद के नहीं, दो बातें अलग अलग हैं। वो जो स्पेन वाली बात की जाती है, एक तो हिस्टोरिकली सही नहीं है, ठीक है ना, उसको मुसलमानों के सर पे डालना ठीक नहीं है। अच्छा, बगदाद के मुनाजरे, देखिए मुनाजरा जो है वो भी एक तरीक़ाकार है डिस्कशन का, और एक ज़माने में बहुत इफेक्टिव रहा है। ये भी डायलॉग का एक तरीक़ा होता है मुनाजरा, और क़दीम ज़माने में रहा है मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान, मुख्तलिफ नज़रियात के दरमियान मुनाजरा करना। तो इसमें कोई अगर कोई अखलाकी ख़राबी ना हो, अगर महज़ब लोग बैठ के एक दूसरे को अपने नज़रियात से कायल करने की कोशिश करें या अपनी सच्चाई, अपनी हक़ानियत को साबित करने की कोशिश करें, तो ये चीज़ कोई बुरी नहीं है। कुरान करीम की ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जिसमें आपने मसलन क्रिश्चियनिटी के
ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को आपने दलाइल से काउंटर किया, ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के बेटे होने को अपने आर्गुमेंट से काउंटर किया। तो ये मुनाजरा खुद एक बाकायदा एक इल्म है। मुनाजरे को मैं बुरा नहीं कह रहा, हाँ। मैं कहने का मकसद है उस वक्त दीन में जो चीजें पैदा हो रही थी और हर जो है एक अलग ताबीर पेश की जा रही थी, मेरा मकसद आप उसको ये कह दें कि मुसलमानों के ज़वाल का एक सबब ये है कि मुसलमानों में फ़िरक़ावारियत, फ़िरक़े के अंदर मसलक के अंदर ग्रोह बंदी, तो ये चीज़ उनकी तबाही का बायस बनी। ये तो ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ ये कि मुनाजरा एक ये तो बकरा इल्म है, इल्म मुनाजरा। अलबत्ता ये है कि हर शख्स मुनाजरे का शौकीन होता है, ना हर माशरे में मुनाजरा इफेक्टिव है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है मुकालमा। ठीक है, मुनाजरे का मतलब होता है सामने वाले को खामोश करवाना, कन्विंस करना, जबकि मुकालमे का मकसद है सामने वाले को समझना। वाह, इसका मकसद है समझना, इसका मकसद नीचा दिखाना नहीं है। मुनाजरे का मकसद है नीचा दिखाना। भाई मुकालमा ज़्यादा इफेक्टिव काम है। भाई जफर ज़की, मुख्तसर सवाल कीजिए, वक्त ओवर हो चुका है। ये ले नहीं, आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बड़ी उम्दा गुफ्तगू, तबीयत बहुत खुश हुई, लोगों ने बहुत कुछ सीखा। ये हम आज 21वीं सदी के अंदर हैं, लेकिन वेस्ट पे भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं, ईस्ट के अंदर भी, सारी दुनिया में इंसान है। लेकिन पैरिटी यानी जो फर्क है वो कितना जबरदस्त है, वो हमसे कितना आगे, हम कितना पीछे। कोई ऐसी राहदारी आपके जहन में है कि ये लोग जो बहुत पीछे हैं, ये कोई ऐसा रास्ता है? जी बिल्कुल, मैंने यही किया कि इसका तरीका यही है कि आप इसको कहते हैं रिवाइवल ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन, कि जो मुसलमानों की तमद्दुन है उसको दोबारा इहया करें, उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश करें। और जिंदा करने का मकसद तरीक़ाकार ये नहीं है कि आप जो है वो कब्जा कर लें जाके यूरोप में या कहीं और। जो 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 बड़े बड़े फिलासफर्स गुजरे हैं, हिस्टोरियंस गुजरे हैं, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स गुजरे हैं, उन्होंने जो एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशंस बताए हैं, उन एलिमेंट्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। उन एलिमेंट्स के ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि आप, अच्छा वो एलिमेंट्स ज़ाहिर हमारा इस पर वो भी मौजूद नहीं है, वो एलिमेंट्स वो हैं जिनको इस्लाम भी सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पर कोई माशरा तरक्की करता है जब उसमें इल्म का फरोग हो, ठीक है, उसके अंदर जुल्म ना हो बल्कि एक आदिलाना निज़ाम हो। तो आप अगर उन एलिमेंट्स के ऊपर काम करेंगे जो असल में ह्यूमन सिविलाइजेशन की बुनियादें बनती हैं, तो फिर आप उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। वरना ये जो आपने कहा फर्क, ये फर्क जो है वो रहेगा। वो तरक्की करते करते खला में पहुंच गए, हम अभी बैतुल खला के मसाइल हल नहीं कर सके। जी सुहेल भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क जो कि इस्लाम का किला कहलाता है, उसमें कर्ज और सूद पे सारा सिस्टम खड़ा हुआ है, तो हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सके? और इसकी वजह से हम जो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या हल है? कि हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो इस्लामिक मार्केटिंग क्यों नहीं हो सकती? जी, हम सब हयात भाई तारिक जमील साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मौजू पे आइंदा सेशन रखें। इस पे इंशाल्लाह जस्टिस वजीउद्दीन साहब को बुलाएंगे दोबारा, ठीक है ना, और वो आपको सही जवाब दे सकेंगे। तो बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन इस पर इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है, ये मौजू है हमारा पूरा। सर ये मेरे जहन में एक बात ये आती है कि जो शुकूक व शुबहात जो है आवाज़ आ रही है, तो ये जो इल्म नाफे का हमें कहा गया कि इल्म नाफे पे हम फोकस करें, तो मुझे लगता है कि ये शुकूक व शुबहात की एक बड़ी वजह ये है कि हम गैर जरूरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लगे। तो इल्म नाफे को थोड़ा सा यहाँ से रिलेटेड करके थोड़ा सा अच्छा, शुकूक व शुबहात जो है ये, इसको आप लोग जो है वो टोटली नेगेटिव ना लें। देखिए तहकीक जो है, रिसर्च जो है, उसका आगाज शक से ही होता है। अगर एक इंसान को पहले ही यकीन हो कि वो सही है, तो उसको मज़ीद तहकीक की जरूरत ही नहीं है। जब उसको शक होता है कि शायद ये सही नहीं है, ये बात कहीं गड़बड़ है,
जब उसको शुबा हो या शक हो, जब भी वो तहकीक शुरू करता है। तो ये शक जो है ये इंसान को तहकीक की तरफ माइल करता है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, ये दीन तो आपको यकीन हासिल करने के लिए कहता है ना, लेकिन कौन सा यकीन? वो यकीन जो आप दलाइल से हासिल करते हैं। कि अगर आपके जहनों में शुकूक हो, बेशक आप उन शुकूक के ऊपर काम करें और फिर इल्म की मदद से यकीन के मंजिल पर फायज हो। वाह। अगर ऐसे ही हमें यकीन है कि चूंकि हमारे बाप दादा सही थे, हम भी सही होंगे, तो यही कुफार मुशरिकीन कहते थे। ठीक है, तो अगर किसी को शक हो रहा है तो ये शक बुरी चीज नहीं है। ये शक उसको मुमकिन है कि किसी तहकीक की तरफ लेकर जाए जिससे वो हकीकत तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक मरतबा फिर मुंतज़िम की हैसियत से मुझे बड़ी मुश्किलात उस वक्त पेश आती हैं जब मेरे दोस्त आए हुए सवालात करना चाहते हैं और मैं वक्त की किल्लत का शिकार होता हूँ और सोचता हूँ कि सवालात का मौका दूँ या नहीं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो इल्म की तलब में यहाँ आए हैं और फिर मैं आखिर में उन्हें वक्त की किल्लत का बहाना बनाकर मना कर दूँ। इसलिए मौका देना को मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। अच्छा, अब ये कि थोड़ा सा हम तारुफ नए दोस्तों का करते हैं जो पहली दफ़ा इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। तारुफ बस सिर्फ ये होता है कि उनका नाम और शोबा कि किस शोबे से हैं, क्योंकि वक्त नहीं होता तफसीली तारुफ का। तो आज जो दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनमें से बहुत सौ के नाम मेरे जहन में नहीं है, हालांकि मेरा तारुफ उनसे हो चुका है, लेकिन मैं इस वक्त उनके नामों को नहीं कर सकता, शायद गलत ले लूँ। बहरहाल ये भाई मोहम्मद अली, खड़े हो जाइए ज़रा, लोग आपके चेहरे को देख लें ताकि अगली दफ़ा भी आएँ तो आपको पहचान लें। हाँ, ये भाई मोहम्मद अली हैं, काशान भाई जो हमारे पुराने मेंबर हैं मुकालमा के, उनके ज़रिए आए हैं। और आपकी फ़ील्ड जो है वो कंप्यूटर IT की फ़ील्ड है। बहुत शुक्रिया, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके बाद ये हसनैन भाई, ये हमारे शाहिद करीम भाई के साहबजादे हैं और आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ। अभी स्टूडेंट हैं या आप कोई फील्ड इख्तियार कर चुके हैं? मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, पढ़ाता हूँ और ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट। अच्छा, ठीक है। बहुत नौजवानों को देख के बहुत खुशी होती है, जिसकी हमारे यहाँ बहुत किल्लत है और हम कोशिश के बावजूद नौजवानों को राग़िब नहीं कर सके। बहुत ज़्यादा इक्का दुक्का लोग आते हैं। बेटा आप पीछे अहमद भाई के साथ जाते हैं, आप खड़े हो। बेटा अपना तारुफ कराओ, जोर से बोलो। मोहम्मद नाम है। मोहम्मद नाम है। आप अहमद भाई के साथ जाते हैं, आप दूसरी दफ़ा आए गालिबन। शुक्रिया, ठीक है बेटा, बैठ जाओ, स्टूडेंट हैं। और इसके बाद भाई आप अपना तारुफ कराएं। मैं गलत नाम लेना नहीं चाहता। जी 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 जी, अनवर पाशा भाई जी, आर्किटेक्चर है। ठीक, शुक्रिया। ये हमारे भाई अनवर भाई की तवज्जो से तशरीफ़ लाएँ और अनवर भाई ने माशाल्लाह मुकालमे को काफ़ी फ़रोग़ दिया है, नए दोस्तों तक मुकालमे की दावत पहुँचाई है। जनाब वो कहते हैं ना, शायर जो कुछ नहीं करते कमाल करते। बहुत शुक्रिया। कौन हमदानी कौन? अरे भाई, मैं एक तजवीज़ पेश कर रहा हूँ। जी ज़रूर। कि सवालात जो हैं वो आइंदा से तहरीरी शक्ल में लिए जाएं और उसके बाद जो है जिस वक्त उनके सवाल को पढ़ा जाए तो वो साहब जो है वो खड़े हो जाए ताकि लोग देख। जी अता भाई, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, आपने तजवीज़ पेश की। हम इस पे गौर कर लेंगे, पहले भी गौर करते रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि मुकालमे की खूबसूरती यह है कि बराह रास्त बात हो, लेकिन हम इस पर एक मरतबा फिर गौर कर लेते हैं। शुक्रिया। अच्छा, अब इसके बाद
बज़्म मुकालमा की तरफ से हम अपने मुकर्रिर को एक शील्ड पेश करते हैं। तो आज की शील्ड देने के लिए मैं जनाब डॉक्टर यूसुफ सईद साहब से मुल्तमिस हूँ। डॉक्टर यूसुफ सईद साहब जो हैं वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर उस्ताद हैं, IR के प्रोफेसर हैं, PhD है और ज़ाहिर है डॉक्टर जब कह रहा हूँ तो, और इंशाअल्लाह ताला अगली जुलाई में हम तवक्का करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से डॉक्टर साहब जो हैं हमारी बज़्म के अंदर जो है वो लेक्चर देंगे। इंशाअल्लाह मैं उनको मंजूर करता हूँ कि वो अली ज़ाहिदी साहब को शील्ड दें, और जनाब इरफान असली परी साहब को जो हमारी बिरादरी के साबिक़ सदर हैं और मुमताज़ जो हैं वो सनतकार हैं, उनको भी मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और शील्ड पेश करें। भाई फरासत भाई